प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता सीरीज़ की तीसरी और आखिरी वीडियो लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है आपने पहली और दूसरी वीडियो देख ली होंगी, जिसमें आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे कुछ अगर कमी रह गई है या कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप उन्हें शेयर कीजिएगा, आप उनको लिख कर दीजिएगा, उन्हें सॉल्व कर दिया जाएगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ये आपके साथ वादा है। अब देखिए, मुख्य नगरों के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, मुख्य नगरों से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, इसके अतिरिक्त ओवरऑल इस सभ्यता का एक व्यू निकल कर आता है। किसी भी सभ्यता की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जब तक जानकारी नहीं हो तो अब तक हम उस सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं होते। मगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन चीज़ों में थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, हाथ संकुचित रहता है, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इस सभ्यता की लिपि होते हुए भी हम उसे आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। जो कुछ एक दावे किए गए हैं वो श्योर शॉट नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़्यादा मान्य विचार यही है, शायद हड़प्पा लिपि जो है वो द्रविड़ शैली से विकसित हुई, या द्रविड़ जो लिपि है उससे मिलती जुलती थी। सामाजिक धार्मिक स्थिति में, जैसे आज हमारा जो समाज है या जो वैदिक समाज था वो वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड किया गया था। इस तरीके के समाज के बारे में हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लेखन को हम पढ़ नहीं पाए तो हम निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकते। किंतु इसकी समकालीन मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, पढ़ा जा चुका है। उससे पता चलता है कि वहाँ की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता से छोटी छोटी मात्र शक्तियों की ज़्यादा मूर्तियां मिलने के कारण इस सभ्यता को या इस समाज को भी मात्र सत्तात्मक समाज मानते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, जैसे आज भारतीय समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ खुदाई से छोटी छोटी मात्र शक्तियों की मूर्तियाँ मिली हैं, जिनके आधार पर ये पॉइंट बनाया गया है, या इस कंक्लूज़न पर आए हैं कि छोटी छोटी मात्र शक्तियों के आधार पर ये समाज कैसा रहा होगा, मात्र सत्तात्मक रहा होगा। हड़प्पा से हमें एक ऐसी मूर्ति मिली है, एक स्त्री की ऐसी मूर्ति मिली है जो टोटल नूड है, जिसकी नाभि से कमल का फूल, जिसे इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेताओं ने पृथ्वी माँ की संज्ञा दी है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी माँ की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। अब दूसरी समकालीन सभ्यताओं से अगर इसकी तुलना की जाए तो हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है, हमें कई सारे अवशेष मिले हैं, मगर हमें किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह इस तरह की किसी भी बड़ी इस बिल्डिंग का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसे हम सिंपल रूप में कह सकते हैं, यहाँ से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। जो मूर्तियाँ मिली हैं उन्हें शिवलिंग, ठीक है, योनि, पौराणिक शक्तियाँ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनकी इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं। ज़्यादातर शिवलिंग हमें मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको परम शक्ति, परमानारी की पूजा की जाती थी, क्योंकि ये कृषि पे आधारित सभ्यता थी और कृषि में उत्पादन शक्तियों की पूजा की जाती थी, ठीक है। तो इसलिए ये लिंग और योनि का मिलना, जिसे हम लोग शिवलिंग और योनि कह देते हैं, अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। पीपल का पेड़ जैसे आज हमारे लिए मान्य है, पूजनीय है, वह हड़प्पा काल में भी था। शिव का वाहन जो है वो नंदी, ठीक है, हब वाला, कुबड़ वाला बैल, इस बैल के साक्ष्य में यहाँ हड़प्पा मोहरों से बहुत ज़्यादा मिले हैं। मगर मज़े की बात यह है, गाय के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। पशु पक्षियों में ज़्यादा किसके हैं, कुबड़ वाले बैल के हैं, गाय के नहीं मिले हैं। आपको हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, इन सब के मिल रहा है, मगर गाय का एक भी चित्र नहीं मिला है।
अगर क्वेश्चन ये आ जाए सबसे ज़्यादा किस पशु के चित्र का अंकन किया गया है, तो एक सींग वाले पशु का चित्र का अंकन सबसे ज़्यादा किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, गैंडा मत कर दीजिएगा, राइनोस मत कर दीजिएगा। ये हाइपोथेटिकल एक हॉर्स जैसा था जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, जिसकी नाक पर एक सींग था, ठीक है, उसके चित्र ज़्यादा मिले। ये पौराणिक क्या कहना चाहिए, देवी देवताओं से संबंधित चिन्ह होते हैं ये। अब सामाजिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण या धार्मिक में ही एक महत्वपूर्ण चिन्ह होता है कि अंतिम क्रियाक्रम कैसे किया जाता था। तो आज जैसे भारत का मुख्य धर्म हिंदू धर्म है, जिसमें दाह संस्कार किया जाता है, मृत्यु होने के पश्चात व्यक्ति की बॉडी को जला दिया जाता है। कुछ सभ्यताओं में, कुछ धर्मों में व्यक्ति को दफनाया जाता था। कुछ जगहों पर पॉट में, बर्तनों में रखकर बॉडी, मृतक शरीर को रखकर उसे गड्ढे में खोद कर गाड़ दिया जाता था। इसे अर्ध सदाग्रह कहा जाता था। तो हमें हड़प्पा सभ्यता से हमें तीनों प्रकार के, ठीक है, मृतक संस्कार मिले हैं। दाह संस्कार, दफनाना, अर्थ शवदाह वाले, ठीक है, ये हमें। और किस स्थल से कौन से वाले मिले हैं, ये महत्वपूर्ण, वो मैं पहले ही मुख्य नगरों के साथ आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे युगल समाधान के बारे में मैंने आपको बताया था, लोथल से, लकड़ी के ताबूत वाला आपका हड़प्पा से, वो अपने आप में एक स्पेशल फैक्ट्स बन जाता है। मृतकों के संस्कार में जो आज में भारत में सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे दफनाना हो, चाहे दाह संस्कार हो, चाहे अर्ध दाह संस्कार हो, वह सारी की सारी प्रक्रियाएं हड़प्पा सभ्यता में ज्यों के त्यों चल रहे थे। अब यहीं से एक क्वेश्चन मज़ेदार आता है कि हड़प्पा सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी, उसको बसाने वाले लोग कौन थे। तो औपनिवेशिक इतिहासकारों ने प्रारंभ में इसको ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भारतीय लोगों में ने इस सभ्यता का विकास नहीं किया, वो इसको पाश्चात्य प्रभाव के रूप में दिखा रहे थे। किंतु खुदाई से जो स्केलेटन, जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस सभ्यता को विकसित करने वाले कोई विदेशी नहीं, भारतीय ही लोग थे। तो यहाँ से जो आपके कंकाल मिले हैं वह वैसे ही हैं जैसे आज भारत के निवासी हैं, उन्हीं से मिलते जुलते लेखा जोखा, उनका चित्रांकन वगैरह अगर आप करके देखिएगा तो वो उसी तरीके के मिलते हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं, हमें खुदाई से ताबीज़ भी मिले हैं। ताबीज़ से एक चीज़ प्रूव होती है, जितना पुराना हमारा इतिहास है उतना ही पुराना आपका भूत प्रेतों का इतिहास है। हड़प्पा काल में भी लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, और ताबीज़ का काम किस लिए करेंगे भाई, हैं, डर लगता होगा। तो इसलिए ताबीज़ का लेखन जो मैंने आपको बताया, ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह जिग जैग मोशन में लिखते थे, जिसे ब्रूस फुटन कहा जाता है, या चित्रात्मक, भावात्मक, ठीक है, चित्र बनाकर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, आज हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, ये उर्दू की तरफ दाएं से बाएं लिखते थे। अब जैसे आज की डेट में अगर हमें कोई चीज़, जैसे ये शब्द है सामाजिक, तो अगर मुझे ये लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। मगर मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो ये इसको इधर नहीं लेके आते थे, का यहाँ पे बना देते थे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ अपने आप में ध्यान देने वाली है। अब आप कहेंगे सर आप कैसी मजाक कर रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं हमने लिपि पढ़ी नहीं और फिर कह रहे हैं दाएं से बाएं। तो देखिए बेटा, जब हम आप लिखना शुरू करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह छोड़ देते हैं जिसे हाशिया कहा जाता है। हड़प्पा लेखन के जितने भी अवशेष, जितने भी साक्ष्य मिले हैं, उसमें हाशिया जो है वो दाएं तरफ छोड़ा गया है, जिसके आधार पर पुरातत्ववेदाओं का ये मानना है कि ये लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। दूसरी चीज़, गुणक के रूप में, नाप तोल के रूप में ये 2 के गुणक का प्रयोग करते थे। आज से कुछ समय पहले तक भी ये हम बोलचाल में बोलते हैं कि रुपए में 16 आना हमारी बात सही है। देखिए 2, 4, 8, 16 इस तरीके के डिजिट्स का ये लोग प्रयोग करते थे। बाट मार्क भी मिले हैं जो कैसे हैं, आपका घनाकार हैं, क्यूबिकल फॉर्म्स में हैं। ये कुछ खास चीज़ें थीं जो हड़प्पा सभ्यता के ओवरऑल व्यूज़ को क्लियर करती हैं। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखा है, इस पर एक तरीके से सर्वसम्मति है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे का प्रयोग करते थे, मगर कांसे की वस्तुएं कम मिली हैं क्योंकि भारत में तांबा और टिन बहुत कम मिलता है, या कह लीजिए ना के बराबर मिलता है। तांबा तो फिर भी मिल जाता है, राजस्थान में कालीबंगा के पास
स्थल से निकाला जाता था, खेतड़ी से। टिन ये लोग अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। तो जो व्यापार वाणिज्य था वो आंतरिक के साथ साथ अंतर्राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भी था। जैसे व्यापारिक में अगर आप देखिएगा तो तांबा ये भारत में खेतड़ी राजस्थान से मंगाते थे, तो सोना कर्नाटक की कोलार खदानों से मंगाया जाता था। कोलार, चांदी ईरान से, टिन अफ़गानिस्तान से, और लार्जवद मणि लैपिस लाजुली बदक्सा से मंगाया जाता था। ये मैंने कुछ खास चीज़ें आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता दी हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आप लोगों को बोल देता हूं, जिनके आंसर्स मैं अगले वीडियो में दूंगा।